हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। जैसे कि हम रिप्रेजेंटेशन थ्योरी कर रहे थे, तो हमने रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन देखी थी इससे पहले वीडियो में। ठीक है, आज हम देखेंगे इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशंस क्या होती हैं। ठीक है, वी नाउ लुक एट अ वे ऑफ कन्वर्टिंग अ गिवन रिप्रेजेंटेशन इन अनदर वन। अब हमारी मतलब मकसद हमारा ये है कि एक रिप्रेजेंटेशन से कितनी और रिप्रेजेंटेशन निकल सकती है हम देखेंगे कि एक रिप्रेजेंटेशन अगर मुझे पता है तो और कितनी मैं रिप्रेजेंटेशन निकाल सकता हूँ। ठीक है, मकसद ये है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन निकालने का। और ठीक है, तो गिवन रिप्रेजेंटेशन से अनदर वन कैसे निकाल सकते हैं हम। लेट रो फ्रॉम जी टू जी एल एन एफ इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस एन क्रॉस एन मैट्रिसेस ओवर फील्ड एफ। ठीक है, जी टू जी एफ भी है रिप्रेजेंटेशन, मतलब होमोमॉर्फिज्म है ना। एंड टी इज बी एन इन्वर्टिबल एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ओवर एफ। और टी क्या है, एक एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है ओवर एफ। ठीक है, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है ओवर एफ, एफ से एंट्रीज हैं उसकी, एन क्रॉस एन एंट्रीज है, इन्वर्टिबल भी है। ठीक है, मीन्स टी जी एल एन एफ से ही है, मतलब है ना, मैट्रिक्स है ना। तो अब मैंने क्या किया, एक नई रिप्रेजेंटेशन डिफाइन कर रहा हूँ मैं, जी सिग्मा डिफाइन कर रहा हूँ। सिग्मा जी ऑपरेट का हो रही है, जी में ऑपरेट हो रही है, तो कैसे दे रही है, टी से एक मैंने इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ली, उससे मैंने एक नई रिप्रेजेंटेशन कैसे डिफाइन करी, एक मुझे पहले से गिवन है उसकी हेल्प से। हाँ, तो मैंने क्या किया, टी इनवर्स जी रो टी ऐसे करके डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये भी इन्वर्टिबल है और ये एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है हर जी के लिए, और ये भी एक इन्वर्टिबल है, तो इनका प्रोडक्ट भी सबका इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, ये इन्वर्टिबल है, ये भी इन्वर्टिबल है, ये भी इन्वर्टिबल है, तो सबका प्रोडक्ट मैट्रिसेस का क्या होगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो जी रो भी एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, मतलब जी सिग्मा भी, सिग्मा कहाँ से कहाँ तक है, मतलब जी से इनपुट ले रहा है और आउटपुट कहाँ दे रहा है, जी एल एन एफ में। ठीक है, तो ये भी एक मैप है जी टू जी एल एन एफ में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सिग्मा जो है वो रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं। तो जी एच सिग्मा में लगेगा तो कैसे देगा ये, जी सिग्मा जी एच सिग्मा में क्या देगा, टी इनवर्स जी एच रो टी में ऑपरेट होगा, है ना। तो ये ऐसे डिफाइन है, तो जी एच में ऐसे डिफाइन हो गया। तो टी इनवर्स जी रो एच रो, ये रो इज होमोमॉर्फिज्म है, तो जी रो और एच रो हो जाएगा टी इनवर्स जी रो। फिर मैं यहाँ पे आइडेंटिटी मान सकता हूँ, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई अगर कर दूँ, ये भी सारी मैट्रिसेस है ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकता हूँ। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख सकता हूँ टी टी इंटू टी इनवर्स के इक्वल, क्योंकि जब टी टी का इनवर्स मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है टी, और उसका इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो आइडेंटिटी के इक्वल आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एन क्रॉस एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगी। तो ये इनवर्स की डेफिनेशन होती है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इनको एसोसिएटिविटी से इनको ये अलग अलग कर लिया। फिर मैंने क्या किया, टी इनवर्स जी रो टी इनवर्स एच रो टी के इक्वल हो गया। ये हमारा किसके इक्वल है, जी सिग्मा ऐसे डिफाइन किया था, एच सिग्मा फॉर एवरी जी एच बिलोंग्स टू जी के लिए ट्रू है ये, दैट इम्प्लाइज सिग्मा इज ए रिप्रेजेंटेशन की प्रॉपर्टी है ना, जी एस सिग्मा इक्वल टू जी सिग्मा एच सिग्मा। तो ये आपकी एक रिप्रेजेंटेशन हमने प्रूफ कर दी। अब हम देखते हैं डेफिनेशन। इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन कब होती हैं, दो रिप्रेजेंटेशन को मैं इक्विवेलेंट कब कहता हूँ। ठीक है, लेट रो फ्रॉम जी टू जी एल एम एफ पे इन्वर्टिबल एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स विद फील्ड एफ। ठीक है, एन सिग्मा जी टू जी एल एन एफ मैट्रिक्स इन वो है, मैप है, रिप्रेजेंटेशन है। और ये एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है और फील्ड एफ एक रिप्रेजेंटेशन है ना, होमोमॉर्फिज्म, ये भी एक होमोमॉर्फिज्म है, ये भी होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, ये एम एफ में है, ये एन एफ में है, ये दोनों को मैं क्या बोलूँगा, दोनों को इक्विवेलेंट कब बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा, सिग्मा इज इक्विवेलेंट टू, नहीं, रो इज इक्विवेलेंट टू सिग्मा कब मैं बोलूँगा, रो को इक्विवेलेंट कब बोलूँगा सिग्मा से, ध्यान देना, जब एम एन के इक्वल होगा। मीन्स दोनों जो मैप्स होंगी वो एम एन क्रॉस एन मैट्रिसेस में ही जाएंगी, मतलब एम इक्वल टू एन का मतलब एम क्रॉस एन या एन क्रॉस एन में ही जाएंगी, दोनों सेम हो एम एन। ठीक है, तो जी टू जी एल एन एफ में ही जा रही हो दोनों, एम इक्वल टू एन हो मतलब। एंड दियर एग्जिस्ट एन इन्वर्टिबल एन क्रॉस एन मैट्रिक्स टी, और एक एन क्रॉस एन मैट्रिक्स टी मिले मेरे पास, सच दैट फॉर एवरी जी के लिए, जी बिलोंग्स टू जी के लिए, हर एलिमेंट के लिए जी सिग्मा इक्वल टू टी इनवर्स जी रो टी लिखा जा सके, फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी के लिए, हर जी के लिए टी मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में लिखा जा सके उसे, मतलब मैंने मतलब सिग्मा ऑब्टेन्ड हो सके रो से बाय अप्लाइंग लेफ्ट में कोई इन्वर्टिबल मैप और राइट में भी उसका इन्वर्स से मल्टीप्लाई करके। ठीक है,
ये ठीक है ना आपका कि ऐसी फॉर्म की हो फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी। अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक किसी इन्वर्टिबल मैप के लिए, तो मैं बोलूँगा ये दोनों इक्विवेलेंट है। मीन्स रो इक्विवेलेंट है सिग्मा के। अभी मैं बोल रहा हूँ केवल कि रो इक्विवेलेंट है सिग्मा के, तो रो यहाँ पे लिखा और ये सिग्मा के इक्विवेलेंट है, ठीक है। रो सिग्मा के इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो इक्विवेलेंसी वाला रिलेशन, अगर मैं इसे रिलेशन डिफाइन करूं इक्विवेलेंसी वाला, तो मैंने क्या किया, एस कोई सेट लिया, सिग्मा फ्रॉम जी टू जी एल एन एफ कोई मैप है, और सिग्मा इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी, ठीक है। एक रिप्रेजेंटेशन है सिग्मा जी की। तो मैंने क्या किया, एक रिलेशन डिफाइन किया इस सेट में, किसी सेट में डिफाइन करते हैं रिलेशन। तो मैंने रिलेशन क्या डिफाइन किया, रिप्रेजेंटेशन में ये दोनों इक्विवेलेंट कब होंगी, इफ एंड ओनली इफ सिग्मा एंड, मतलब सब दोनों रिलेटेड कब होंगी, सॉरी रिलेटेड का सिंबल है, सिग्मा रिलेटेड टू टाउ कब होगी, एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ, इफ एंड ओनली इफ सिग्मा एंड टाउ आर इक्विवेलेंट। अगर सिग्मा और टाउ इक्विवेलेंट एज ए रिप्रेजेंटेशन इक्विवेलेंट है, मतलब डेफिनेशन ये सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ, ठीक है, ये अब मैं ये बोल रहा है कि एस विद रिस्पेक्ट टू टिल्डे, ये जो मैंने डिफाइन किया है इक्विवेलेंसी वाला, ये सिग्मा एंड रो आर इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन वाला मैंने एक जो रिलेशन डिफाइन करा है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है इस सेट में, रिप्रेजेंटेशन वाले सेट में, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, सिग जो रो है, रो रिप्रेजेंटेशन अगर कोई भी है वो इक्विवेलेंट होगी इटसेल्फ के, मतलब रिलेट होगी, सिग्मा रो इज रिलेटेड टू रो। कैसे, जी रो इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैप ले लूंगा मैं एन क्रॉस एन, तो आइडेंटिटी मैप का इनवर्स आइडेंटिटी मैप के इक्वल होता है जी रो आइडेंटिटी मैप, तो ये जी रो के इक्वल आएगा। तो ये फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी ट्रू है। एक मैट्रिक्स मैंने निकाल दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सच दैट जी रो इक्वल टू इसके अपने इक्वल रखा जा सकता है, आइडेंटिटी मैप इनवर्स करके जीरो आइडेंटिटी मैप लिख दिया, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो मैं बोलूंगा रो इज इक्विवेलेंट टू रो, रो इज इक्विवेलेंट टू रो हो गई, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, दैट इंप्लाइज टिल्डे इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव का मतलब यही होता है ना, रो अपने से रिलेटेड हो हर एलिमेंट, ठीक है। अब मैं दूसरा लेता हूँ, इफ सिग्मा इज रिलेटेड टू रो। अगर सिग्मा रिलेटेड है रो के, अब मैं सिमेट्रिक देख रहा हूँ, अगर सिग्मा रो के रिलेटेड है तो रो भी सिग्मा के रिलेटेड हो। तो अगर सिग्मा रो के रिलेटेड है, इसकी डेफिनेशन से क्या होगा, जी सिग्मा टी, एक मैट्रिक्स मिलेगी मेरे को टी, सच दैट टी इनवर्स जी सिग्मा टी जी रो के जी रो इक्वल टू हो जाएगा टी इनवर्स जी सिग्मा रो सिग्मा टी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मेरे पास ये था, तो मैंने क्या किया कि मैंने इसको क्या किया कि टी से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट में और राइट में टी इनवर्स से, तो ये बन गया टी जी रो टी इनवर्स इक्वल टू जी सिग्मा, ठीक है। दैट इंप्लाइज, अब मैंने क्या किया, टी को लिख सकता हूं मैं टी इनवर्स का इनवर्स, ठीक है, क्योंकि टी इंटू टी इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, तो टी इनवर्स का इनवर्स क्या है, टी, ऐसे बोला जाता है ना, ठीक है। तो टी इनवर्स का इनवर्स लिख सकता हूँ टी को, और जी रो टी इनवर्स को टी इनवर्स ही रहने दे इक्वल टू जी सिग्मा। तो मैंने क्या बोल दिया, रो इज इक्वलेंट टू सिग्मा, क्योंकि मेरे को एक मैट्रिक्स मिल गई टी इनवर्स, जो कि टी इनवर्स वो मैट्रिक्स है, सो दैट ऐसे लिखा जा सक रहा है, जी सिग्मा को ऐसे रो के टर्म में लिखा जा सक रहा है, टी इनवर्स वाली मैप है मेरे पे। दैट इंप्लाइज कि इससे मेरे को क्या पता चला, इससे मेरे को पता चला कि सिग्मा जो रो है इज इक्वलेंट टू सिग्मा है, दैट इंप्लाइज रो इज इक्वलेंट टू सिग्मा। पहले मैंने सिग्मा इक्वलेंट टू रो लिया था, तो मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ कि रो इक्वलेंट टू सिग्मा होगी। दैट इंप्लाइज जो टिल्डे ऑपरेशन है वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब है अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड भी ए हो, तो एक हमने दिखा दिया कि सिमेट्रिक रिलेशन है। इफ, अब मैं देखता हूँ ट्रांजिटिविटी देखता हूँ, अगर ट्रांजिटिविटी क्या होता है, अगर मेरे पे ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है, तो ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। तो देखता हूँ अगर सिग्मा रिलेटेड टू टाउ है एंड टाउ नहीं रो, एंड रो रिलेटेड टू टाउ है, दैट इंप्लाइज, इससे क्या पता चलेगा, अगर सिग्मा रिलेटेड टू रो है दैट इंप्लाइज जी रो इक्वल्स टी इनवर्स जी सिग्मा टी के इक्वल हो जाएगा, है ना। सिग्मा इज रिलेटेड टू रो है, तो ऐसे होता है कि एक मैट्रिक्स टी मिलेगी, सच दैट ऐसे लिखा जा सकता है। अब मैंने बोला अगर सिग्मा रिलेटेड टू टाउ है तो जी टाउ इक्वल टू लिखा जा सकता है एस इनवर्स जी रो एस, एक एस मैट्रिक्स मिलेगी, जैसे ऐसे करके लिखा जा सकता है इनको दोनों को, एक एस इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको कंसिडर किया, इसको कंसिडर किया जी टाउ इक्वल्स एस इनवर्स, ये तो ऐसे ही है, जी रो को मैंने यहाँ से वैल्यू पुट कर दी कि टी इनवर्स जी सिग्मा टी के इक्वल, तो यह यहाँ वैल्यू पुट कर दी जीरो की, तो एस यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, जी टाउ इक्वल टू क्या हो गया
एस इनवर्स टी इनवर्स को क्या लिख सकता हूँ, एस टी का इनवर्स। एस टी का इनवर्स क्या होता है, ए बी का इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। अगर एस टी का इनवर्स होता, वैसे यहाँ पे टी एस का इनवर्स है, तो टी एस का इनवर्स क्या होगा, एस इनवर्स टी इनवर्स, ठीक है। तो एस इनवर्स टी इनवर्स किसका होगा, टी एस का इनवर्स, ठीक है। तो टी एस का इनवर्स हो गया जी सिग्मा टी एस। तो ये क्या होगा, टी एस वो मैट्रिक्स हो गई जो सिग्मा को टाउ से रिलेट कर रही है, दैट इम्प्लाइज सिग्मा इज इक्विवेलेंट टू टाउ के, हो गया ना। ऐसी एक मैट्रिक्स मिलनी चाहिए सच दैट इनको ऐसे लिखा जा सकता है मल्टीप्लाई में, फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी। तो ये ट्रू होगा, दैट इम्प्लाइज सिग्मा इज इक्विवेलेंट टू टाउ हो गया, दैट इम्प्लाइज सिग्मा इज रिलेटेड टू टाउ, दैट इम्प्लाइज सिग्मा जो रिलेशन है टिल्डे इज ट्रांजिटिव है, जो हमने डिफाइन किया हुआ, ठीक है। क्योंकि हमने लिखा ए सिग्मा रिलेटेड टू रो, रो रिलेटेड टू टाउ, दैट इम्प्लाइज सिग्मा रिलेटेड टू टाउ, तो ये हमने दिखा दिया, तो ट्रांजिटिव हो गई। अब मेरे को पता चल गया है बीइंग जो टिल्डे है अ रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, दैट इम्प्लाइज टिल्डे इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ऑफ परमुटेशन ऑफ ग्रुप जी ओवर एफ, ठीक है। परमुटेशंस जो मैंने ली उस सेट पे किसी ग्रुप की जी टू जी एल एन एफ फॉर सम एन, और उस पे ये टिल्डे ऑपरेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव दैट इम्प्लाइज एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। अब हम देखते हैं एग्जांपल देखते हैं इसके, कि अगर मेरे पे कोई एक रिप्रेजेंटेशन थी, हमने इससे पहले किया था, हमने रिप्रेजेंटेशन के एग्जांपल करे थे D8 के लिए, जो सिमेट्रिक ग्रुप फॉर 4 साइड के लिए जैसे हम करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि ए बी ऐसे डिफाइन होता है, ये रोटेशन हो गया, ए की पावर 4 इक्वल टू 1, बी स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब ये रिफ्लेक्शन हो गया। ऐसी फॉर्म में लिखा जा सकता है D8 को, ये हमें पता है डिहेड्रल ग्रुप को। तो और हमने देखा था कि ये हमने इसके लिए एक रिप्रेजेंटेशन डिफाइन करी थी, वो कैसे डिफाइन हो रही थी, जो ए इसके जनरेटर्स हैं ए और बी, ये रोटेशन ये रिफ्लेक्शन हो गई। तो ए रो कहाँ जा रही थी, ए मैट्रिक्स में जा रही थी, वेयर ए मैट्रिक्स मैंने ये लिया था, ए की पावर 4 इक्वल टू आइडेंटिटी आएगा, अगर 4 बार ऑपरेट कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया तो आइडेंटिटी आएगा, इसका 4 ऑर्डर है, मतलब मल्टीप्लिकेशन के साथ जो जी एल एन एफ में इसका ऑर्डर 4 है। देखो, और बी रो मैंने डिफाइन किया है बी, तो बी का ऑर्डर 2 है आपका, 2 टाइम्स अगर बी इंटू बी करूंगा मैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। और मैंने फील्ड क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, सी कर दिया, एफ मैंने सी ले लिया, फील्ड आर और सी ले सकता हूँ, मेरे को पता है रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें मैंने सी कंसिडर कर दिया उसे। अब मैं निकालना चाहता हूँ कि एक ऐसी मैं ऐसे एक रिप्रेजेंटेशन निकालना चाहता हूँ जो रो के इक्विवेलेंट है। तो एक इजी वे क्या है, कि एक मैट्रिक्स मैंने ए ली, मैंने ए का क्या किया, डायगोनलाइजेशन की हेल्प से निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को पता है कि ए को मैं अगर डायगोनलाइजेबल है तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ए इक्वल टू लिख सकता हूँ किसी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इंटू डायगोनल मैट्रिक्स इंटू पी इनवर्स, पी डी पी इनवर्स के टाइप में लिख सकता हूँ, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। तो उसकी हेल्प से मैं कुछ करूंगा, क्योंकि मुझे एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स चाहिए ना, तो ऐसा कुछ ही वो डायगोनलाइजेबल जो मेरी एक आइगन वेक्टर से कॉलम में रखता हूँ मैं, उसको जब मैं मैट्रिक्स निकालता हूँ वो एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आती है, उसकी हेल्प से मैं कुछ देखूंगा करने की। तो देखते हैं, हम करने की कोशिश करते हैं। एक मैट्रिक्स लिखी मैंने, उसकी ये करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखा, ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। उसके बाद हमने क्या किया, ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 हम कंसिडर कर रहे हैं। हमने क्या किया, अब आपको इसको कंसिडर करोगे तो ए मैट्रिक्स आपने लिखी 0 1 -1 0, फिर आप ऐसे करोगे 0 माइनस लैम्डा 1 -1 माइनस लैम्डा आ गया, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए, दैट इंप्लाइज लैम्डा स्क्वायर माइनस का प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0 हो, दैट इंप्लाइज लैम्डा की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस आयोटा, ठीक है, प्लस माइनस आयोटा हो गई। तो मेरे पे लैम्डा की चॉइसेस क्या आ गई, मेरे पे आइगन वैल्यूज क्या आ गई, ये फील्ड से बिलोंग करनी चाहिए, तो सी लेना मेरा जरूरी था, एफ इक्वल टू सी मैंने लिया, तो लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस सी, जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो फील्ड में तो बिलोंग कर रही होती है ना, तो फील्ड मैंने सी लिया तो सी में बिलोंग कर रही है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसका आइगन वेक्टर निकालूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसका आइगन वेक्टर निकालूंगा। तो मैंने क्या किया, ए अब 2x1 वेक्टर होगा मेरा, है ना, वो जो आइगन वेक्टर होगा 2x2 मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग निकालो, तो ए x1 x2 इक्वल टू आई, पहली आइगन वैल्यू क्या है, लैम्डा, लैम्डा x2, एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स नहीं करते हम, तो लैम्डा 1x कर रहा हूँ मैं, लैम्डा पहले आइगन वैल्यू क्या, आई x1 x2, तो ऐसे करके मैंने कैलकुलेट किया, तो मेरी इक्वेशन बन गई x2 इक्वल टू आई x1, और दूसरी इक्वेशन आ गई माइनस x1 इक्वल टू आई x2, ये कंपेयर करके। तो दैट इंप्लाइज x1 को मैंने लेट करा, अब मेरे को एक आइगन वेक्टर चाहिए लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो मैं x1 इक्वल टू 1 पुट किया, तो x2 की वैल्यू क्या आ गई, आई, ठीक है, आयोटा आ गया x2 की वैल्यू। तो मेरा एक आइगन वेक्टर क्या हो गया, x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू आई, बी द फर्स्ट कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स, जो हमारी मैट्रिक्स बनाऊंगा मैं उसकी फर्स्ट कॉलम होगा ये,
ठीक है, जो मैं ये आप हम उसमें भी करते हैं लीनियर अलजेब्रा में, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, दूसरा आइगन वेक्टर निकालते हैं, वो दूसरी आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग निकलेगा -i x1 x2। तो ऐसे करके मैंने ए की वैल्यू ए डाला, मल्टीप्लाई किया, फिर x2 x1 आ गया, मल्टीप्लाई करके माइनस आयोटा माइनस आई है मेरे पास। अब दूसरी आइगन वैल्यू उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकाल तो ये दो इक्वेशन बन जाएगी, x2 इक्वल टू -i x1 -x1 इक्वल टू -i x2। तो x1 लेट x1 को 1 पुट किया, x1 को 1 पुट किया तो मेरी x2 की वैल्यू आ गई -i। एक लीनियरली इंडिपेंडेंट मेरा दूसरा आइगन वेक्टर निकल गया। तो वो क्या आ गया, मैंने दूसरा कॉलम हो जाएगा मैट्रिक्स का 1 और माइनस आयोटा। तो टी मैट्रिक्स मेरी क्या हो जाएगी। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये जो आइगन वेक्टर निकाले मैं इसको नॉर्मलाइज भी करना पड़ेगा मुझे, मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनको नॉर्मलाइज मतलब इनको नॉर्म इनको 1 करना पड़ेगा मुझे, कि इसका लेंथ 1 हो जाए, ऐसे वेक्टर लूंगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, नॉर्मलाइज करा मैंने, तो इसको क्या गया, इसकी t√2 इसको नॉर्मलाइज करके 1/i 1 माइनस आयोटा 1/√2 टी हो गया मेरी मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ठीक है, नॉर्मलाइज करके, तो इसका मतलब ए मैट्रिक्स को लिखा जा सकता है टी डायगोनल मैट्रिक्स टी इनवर्स के इक्वल, ठीक है। तो टी इनवर्स, अब मैंने मल्टीप्लाई किया लेफ्ट में टी इनवर्स से, राइट में किया टी से, तो टी इनवर्स ए टी इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, I0 0 माइनस आई के इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये ऐसी मैट्रिक निकाली जा सकती है डायगोनलाइजेबिलिटी की हेल्प से। डायगोनल एंट्रीज क्या होती है, आइगन वैल्यूज, ये हमने देखा हुआ है, टी है ना, ऐसे लिखा जा सकता है। फिर मैंने टी इनवर्स को लेफ्ट से राइट में टी से मल्टीप्लाई करा, तो मेरा क्या हो गया मैट्रिक्स टी इनवर्स ए टी इक्वल टू क्या हो गया, I0 0 माइनस आई। तो टी इनवर्स की वैल्यू क्या हो गई, इक्वल टू 1 ये टी इनवर्स हमने निकाल सकते हैं। टी जब मेरे को पता था टी इनवर्स ये आएगा, और टी इनवर्स बी टी आप कैलकुलेट करोगे, टी इनवर्स मेरे पास पता है, तो टी इनवर्स बी टी आप कैलकुलेट करोगे, बी आपकी मैट्रिक्स आपको पता है जो हमने ली थी, और इनको मल्टीप्लाई करोगे 0 1 1 0 के इक्वल आएगा। इससे फायदा क्या हुआ, अब देखते हैं। ये दो चीज हमने निकाल दी है, टी इनवर्स ए टी निकाल दिया, डायगोनल मैट्रिक्स आई माइनस आई। ये बी वाली तो हमें एक्स्ट्रा कैलकुलेट करनी जरूरी है, कि टी इनवर्स बी टी की वैल्यू क्या आ रही है, 0 1 1 0 के। अब मैं देखो इसकी हेल्प से क्या करूंगा, मैंने जी रो क्या डिफाइन कर दिया, जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है, जैसे मतलब टी इनवर्स जो ए मैट्रिक्स थी, टी के साथ मल्टीप्लाई करके एक नई मैट्रिक्स आ रही थी, वो ये मैट्रिक्स आ रही थी ना, एक नई मैट्रिक्स ये डिफाइन कर दी, ये इक्विवेलेंट हो गई ना। इक्विवेलेंट की डेफिनेशन ऐसी कुछ तो थी, जहां पे जी रो जा रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग टी एक मेरे को मिले, सच दैट ऐसे करके लिख सकूं मैं, यहाँ पे भी वो टी मेरा रहेगा, और ये बी टी के इक्वल, बी यहाँ पे मतलब जहाँ पे बी एलिमेंट जा रहा है, बी रो, तो ये इसके इक्वल है, मतलब ये दोनों इक्वलेंट है। सिग्मा जो मैंने एक नई मैट्रिक्स वो निकाली है, क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन, वो रो के इक्वलेंट है, ठीक है ना। ऐसे लिखा जा सकता है टी इनवर्स ए टी, टी इनवर्स बी टी, बी टी मतलब बी क्या है मेरा, बी की इमेज सिग्मा के रो के अंडर, और बी की इमेज रो के अंडर आपका ए है। तो ये ऐसे लिखा जा सकता है, जो आपकी इक्विवेलेंट वाली डेफिनेशन थी। तो सिग्मा रो सिग्मा आर इक्विवेलेंट, ठीक है। अब जी इक्वल टू, अब मेरा दूसरा एग्जांपल है, अगर जी इक्वल टू C2 मेरे पास कोई ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप में क्या होता है, दो ऑर्डर का दो एलिमेंट होते हैं, 1 और ए, जैसे ए का ऑर्डर ए स्क्वायर इक्वल टू 1 है, आइडेंटिटी है ना। तो ऐसा एलिमेंट है, इसका ए की जनरेटर हो गया ए, एंड लेट ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स ली है, -5 एंट्री है, 12 2x2 मैट्रिक्स है, -2 5। अब चेक दैट, आप चेक कर सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी होगा, वरना ये डिफाइन वेल डिफाइंड ही नहीं हो पाएगी मैप ना। वेल डिफाइंड इन द सेंस की मतलब एक होमोमॉर्फिज्म नहीं हो पाएगी। होमोमॉर्फिज्म के लिए मेरे को ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी ऐसा एलिमेंट लेना पड़ेगा, या तो वो आइडेंटिटी हो या ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया देखो, ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैंने लिया, इसके बाद इसके पीछे भी मकसद है मेरा कि ठीक है, करेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल मतलब एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, तो आपका x+1 x-1, तो करेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल आपका मिनिमल पॉलिनॉमियल इसका यही हो जाएगा। तो ठीक है, दो आपका जरूरी है कि मिनिमल पॉलिनॉमियल, ठीक है। हमने क्या किया, ऐसा मैट्रिक्स लिया टी स्क्वायर को टू आइडेंटिटी रहे, ये क्यों किया है, 1 गोइंग टू आइडेंटिटी में जा रहा है, ए गोइंग टू ए में जा रहा है। तो होमोमॉर्फिज्म में क्या होता है, जो एलिमेंट में पुट कर रहा हूं मैं, तो उस एलिमेंट का ऑर्डर, जिसकी इमेज जा रही है उसके ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। जैसे ए का ऑर्डर जो है ना, उस वाले ग्रुप में, जो यहाँ पे ग्रुप में ऑर्डर है 2 है उसका ऑर्डर, तो उसको डिवाइड करना चाहिए ए के ऑर्डर को। तो ए का ऑर्डर भी 2 ही है, तो ए के ऑर्डर की पॉसिबिलिटी क्या है, या तो 1 हो सकता था या 2 हो सकता था। तो मैंने 2 ऑर्डर का ही लिया है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए होमोमॉर्फिज्म में ऐसा होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि
ये हो गया ए स्क्वायर इक्वल टू, तो हमने मैप डिफाइन करी, ए को ए मैट्रिक्स में, वन को आइडेंटिटी में, ठीक है, दो ही एलिमेंट है ना सी साइक्लिक ग्रुप में, तो वन हो गया। तो टी इक्वल टू क्या हो गया, अब डायगोनलाइजेबिलिटी के आप यूज करके सेम प्रोसेस से टी मैट्रिक्स निकाल सकते हो, वो आएगी 2 1 -3 -1, ठीक है, डिटरमिनेंट 1 ही आएगा शायद। तो आप देख सकते हैं -2 -+3, हाँ डिटरमिनेंट 1 आएगा। तो ये ऐसे करके, और डायगोनल मैट्रिक्स मतलब इसकी आइगन वैल्यू शायद 1 -1 होगी इसी मैट्रिक्स की, तो सच दैट आप ऐसे निकाल सकते हैं। सो वी ऑब्टेन्ड अ रिप्रेजेंटेशन, सो हम ऑब्टेन कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन को, सिग्मा ऑफ जी सच दैट 1 सिग्मा गोइंग टू आइडेंटिटी में ही जाएगा, 1 तो आइडेंटिटी में जाती है तो पता है, और एक एलिमेंट फालतू इसमें यही है, तो वो कहाँ जाएगा 1 0 0 -1 में, ठीक है ना। तो अगर वो पहले उसमें जा रहा था, जो पहली वाली रिप्रेजेंटेशन थी वो ए एलिमेंट इसमें जा रहा था, अब नई वाली रिप्रेजेंटेशन वो डायगोनलाइजेबिलिटी का यूज करके 1 0 0 -1 उसके आइगन वैल्यूज में भेज दिया मैंने, तो वो दोनों इक्विवेलेंट होंगे रिप्रेजेंटेशन सिग्मा एंड रो जो कि ए में जा रहा था जिसमें, है ना, तो ये ए इसमें जा रहा है अब नई वाली मैट्रिक्स में, टी इनवर्स ए टी में, तो ये दोनों इक्विवेलेंट है। अब एक चीज है, वो कहते हैं कि सिचुएशन क्या कहती है, टू सिचुएशंस वेयर द ओनली रिप्रेजेंटेशन विच इज इक्विवेलेंट टू, ये इंपॉर्टेंट है चीज, दो सिचुएशन है वेयर सिग्मा सिग्मा के ही खुद के इक्विवेलेंट हो, कोई रिप्रेजेंटेशन खुद के इक्विवेलेंट हो, दो पॉसिबिलिटी है केवल, वो कब कब पॉसिबिलिटी है, पहला बोला व्हेन डिग्री जो सिग्मा रो की डिग्री है वो क्या हो 1, दैट इज जो मैं डिफाइन करूंगा रो को, वो ऐसा कुछ होगी, वो मैप वो होगी जैसे सारे एलिमेंट किसी एक एलिमेंट 1 × 1 मैट्रिक्स में जा रहे हैं, कुछ किसी में जा रहे हैं, ऐसे करके डिफाइन है, ठीक है, डिग्री 1 है उसकी। डिग्री 1 से फायदा क्या है, डिग्री 1 से मतलब 1 × 1 एलिमेंट में जा रहे हैं, तो एक ही एंट्री है उसमें, है ना, तो कोई भी अगर मैं टी, देखना ध्यान से, टी इनवर्स जी रो टी लूंगा, कोई भी मैट्रिक्स अगर, है ना, टी मैट्रिक्स लिया मैंने, तो ये क्या होगा, तो ये किसके इक्वल होगा, टी इनवर्स ए और टी, ठीक है, 1 1 एंट्री है ये, टी इनवर्स टी, ए को मैं बाहर भी ले सकता हूँ क्योंकि ये तो कांस्टेंट का मल्टीपल का काम करेगा, टी इनवर्स टी क्या हो गई, आइडेंटिटी के इक्वल हो गया, आइडेंटिटी के इक्वल हो गया, ठीक है, तो ये ए के ही मतलब ये ए के ही इक्वल हो गया ना, मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो भी है ये भी 1 × 1 ही मैट्रिक्स होगी, ठीक है, तो टी भी मतलब उसके अकॉर्डिंग ही निकलती है ना, ये भी 1 × 1 एंट्री मैट्रिक्स है, ये भी 1 × 1 मैट्रिक्स है, तो ये जो जी रो नई मैट्रिक्स बनी जी सिग्मा, ये ध्यान से देना, वो भी एक 1 × 1 मैट्रिक्स ही बनी, और वो सेम ही बनी, मतलब जी रो के इक्वल है, मतलब तो कोई भी मैट्रिक्स लूँ मतलब वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके तो आती है, तो जो भी आएगी वो सेम ही आ जाएगी रो के इक्वल, अगर डिग्री रो की 1 है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये फील्ड मल्टीप्लिकेशन की तरह डिफाइन हो रहा है, फील्ड के एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, कम्यूटेटिव तो होता ही है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, उस दोनों इक्वलेंट, मतलब इससे क्या हो रहा है कि रो जब खुद से ही इक्वलेंट हो, उसकी पॉसिबिलिटी में क्या हो सकता है कि वो कब होगी, जब डिग्री ऑफ रो क्या होगी 1 होगी, उस केस में हो सकता है, और दूसरा कब हो सकता है जब व्हेन जी रो इक्वल टू क्या हो, या तो आइडेंटिटी में जा रहे हो सारे एलिमेंट, फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी, हर एलिमेंट आइडेंटिटी में जा रहे होंगे, तो टी इनवर्स कोई भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा, टी इनवर्स रो टी की मल्टीप्लाई करूंगा अगर मैं मैट्रिक्स की, तो ये जब आइडेंटिटी है, जब सारे एलिमेंट आइडेंटिटी में जा रहे हैं, तो टी इनवर्स टी भी करूंगा, तो कम्यूट तो कर ही जाएगा, टी इनवर्स आइडेंटिटी के साथ तो कम्यूट करता ही आइडेंटिटी, टी इनवर्स आइडेंटिटी के मतलब टी इनवर्स के इक्वल आएगा, टी इनवर्स टी इक्वल टू, या कम्यूट भी करवा दूं मैं, इसको हटा भी सकता हूँ क्योंकि टी इनवर्स आइडेंटिटी टी इनवर्स के इक्वल होगा, टी इनवर्स टी किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के, तो ये किसके इक्वल हो गई, वो सेल्फ खुद की जी रो के इक्वल, तो मतलब हर कोई भी मैट्रिक्स ले लूंगा मैं, तो टी इनवर्स जी रो टी इक्वल किसके आ जाएगा, जी रो के इक्वल आ जाएगा, तो ये इक्वलेंट खुद की ही आ रही है, ये दो ही पॉसिबिलिटी हैं, जब जी रो इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाए, या तो फिर फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी, या तो डिग्री रो की क्या हो जाए 1, इस टाइम इस केस में तो वो केवल फील्ड के एलिमेंट ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में, टी मैट्रिक्स 1 × 1 मैट्रिक्स ही है, 1 × 1 मैट्रिक्स, तो ऐसे करके मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।